चलिए बच्चों, टॉपिक लास्ट टॉपिक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्या मतलब सर? कैसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर? बच्चों, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो कैपिटल लगा है बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैपिटल कौन सी लगी है सर बिजनेस के अंदर? बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है एक बिजनेस में लगा हुआ कैपिटल। कंपनी में, बिजनेस क्या, कंपनी में लगा हुआ कैपिटल। अब साहब, कंपनी में कौन सा कैपिटल लगा हुआ है? जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी लगा रखा है। उनके अलावा जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, उन्होंने भी पैसा लगा रखा है। मतलब कि जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म नेचर की बोरोइंग्स ले रखी, जो प्रोविजंस है, ये भी पैसा लगा हुआ बिजनेस के अंदर। मेरा बच्चों आपसे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर लगा हुआ कुल मिलाकर के सारा का सारा पैसा, वो सारा का सारा पैसा या तो शेयर होल्डर्स फंड है, और या फिर वो कंपनी ने लेकर रखा है बोरो, लोन के तौर पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कंपनी ने ले रखी है। अगर आप इन दोनों चीजों का सम अप कर देते हैं तो हमें पता लगता है बिजनेस के अंदर लगा हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। आ रही है बच्चों बात समझ में? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। अब क्वेश्चन है सर, शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे? बेटा जी, ये तो कोई क्वेश्चन ना हुआ, क्योंकि हमें पता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, है ना, प्लस अदर रिजर्व प्लस P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। याद होगा बच्चों आपको, ये पूरा का पूरा एक तसल्ली से हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। यानी शेयर होल्डर्स के कुल मिला के जो पैसा शेयर होल्डर्स को मिलना है वो शेयर होल्डर फंड है। बहुत सिंपल सी बात है। उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जोड़ दो अगर, तो निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको इस तरह से करने का एक और तरीका भी है बच्चों। आइए बच्चों याद करो, मैंने कुछ सिखाया था आपको, एक बार दोबारा से बताने जा रहा हूं। अगर याद आ जाए बहुत अच्छा, नहीं याद आए तो नोट कर लेना। मैंने आपको कुछ इस तरह से एक बैलेंस शीट के तौर पे कुछ डेराइव करना भी सिखाया था बच्चों। मैंने आपको बताया था जब हम इस तरह से बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे तो कंपनी की बैलेंस शीट, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, वर्टिकल फॉर्म में होती है, मैं हॉरिजॉन्टली बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। आप क्या शो करते हो? लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में इनफैक्ट दो चीजें होती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में और क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी लॉन्ग टर्म नेचर का लोन, ठीक है, जिसको आप नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हो। आइए इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज ही बोल देते हैं। और साथ में बच्चों करंट लाइबिलिटीज, यही कुछ है उनका लाइबिलिटी साइड। जब मैं एसेट्स साइड पे आता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। आप कहोगे सर नहीं, एक चीज और भी होती है, फिक्टिशियस एसेट्स भी होती हैं। बेटा बिल्कुल होती हैं, पर जब उसका लेना देना ही कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दो। हाँ, अगर शेयर होल्डर फंड निकाल रहे होंगे तो उसको माइनस करना पड़ता है। चलो एक मिनट, ये लो, ये लो, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, यहां पे मैं सिखा रहा हूं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सिखा रहा हूं बच्चों। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बच्चों, यहां पे शेयर होल्डर फंड में जोड़ दो नॉन करंट लाइबिलिटीज। यानी यानी कि बच्चों, यानी कि बच्चों, आप मेरे व्हाइट स्केच पे ध्यान देना। इन तीनों के सम में से
अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो जो मैंने लिखा है वही आएगा बेटा, क्योंकि शेयर होल्डर फंड क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ये तो बना शेयर होल्डर फंड। और ये जो नॉन करंट लायबिलिटीज है ये मैंने जोड़ी दी, यानी कि इस वन में से इस टू को माइनस कर दिया जाए तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा बच्चों, ये चीज मैंने आपको सिखाई। लेकिन बेटा ध्यान देना जरा मेरी बात की तरफ, मेरे रेड स्केच की तरफ ध्यान देना। वन में से टू को माइनस करें तो जो आंसर आएगा, क्या वो आंसर इस रेड स्केच के थ्री में से इस रेड स्केच के फोर को माइनस करूं तो क्या वो आंसर नहीं आएगा? अरे सर बिल्कुल आएगा, जब बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल टैलीड है तो अगर वन में से टू माइनस करोगे तो बिल्कुल वही आंसर आएगा जो थ्री में से फोर को माइनस करने पे आएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कैपिटल एम्प्लॉयड का आप एक फॉर्मूला और कह सकते हो कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स में से अगर आप माइनस कर दीजिए नॉन करंट करंट लाइबिलिटीज तो भी बात बन जाएगी। बोलो बच्चों बोलो, तब भी बात बन जाएगी। दिस वाज वाइट वाज योर फॉर्मूला नंबर वन एंड दिस रेड इज योर फॉर्मूला नंबर टू। अब बच्चों एक चीज मेरे ग्रीन स्केच पे ध्यान देना आप लोग कि इस सी ए माइनस सी एल को याद करो हम लोगों ने क्या लिखा था। बेटा बताओ जरा एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के, इसको क्या लिखा था जरा जल्दी से बताएंगे आप लोग, देखते हैं किसको कितना याद है। इसको क्या लिखा था बच्चों जरा बताइएगा आप लोग। सी ए माइनस सी एल, हाँ तन्नू वेरी गुड बेटा। वर्किंग कैपिटल कि सर जी इसको वर्किंग, हाँ बेटा वेरी गुड शाबाश, कि सर इसको वर्किंग कैपिटल लिखा था। बिल्कुल, तो अगर इसको वर्किंग कैपिटल लिखा था तो आप मुझे बताओ क्या तीसरा फॉर्मूला और तैयार नहीं हो गया फिर कि नॉन करंट एसेट्स में अगर वर्किंग कैपिटल प्लस कर दी जाए तो ये फिर तीसरे नंबर का फॉर्मूला डेवलप हो गया। लेकिन ये तीनों चीजें किसको डिफाइन कर रही हैं? सर ये तीनों चीजें कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बता रही हैं। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन थ्री वेज, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आल्सो, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट प्रोविजंस एक्सेट्रा। और दूसरा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और सीए माइनस सीएल को अगर वर्किंग कैपिटल लिख दे तो ग्रीन कलर प्रेजेंटेशन भी आ सकता है। यही बात बच्चों मैंने यहां पर आपको फाइल के अंदर नोट्स के अंदर समझा करके दे रखी है। ये रहा पॉइंट और ये रहा मेरा पॉइंट, ठीक है बच्चों। और ये तो था कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न क्या होती है? रिटर्न मतलब क्या? जो हमने पैसा कमाया, पैसा कमाया मतलब क्या? नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है बेटा? इंटरेस्ट से भी पहले, टैक्स से भी पहले और डिविडेंड से भी पहले। हमेशा मेरी एक बात की तरफ ध्यान देना, जब आप अपना पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, जो मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ग्रॉस प्रॉफिट से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से फिर नेट प्रॉफिट निकलता है। तो जब आप वो सब काम करते हो तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हुए सबसे पहले माइनस हुआ करता है प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट, उसके बाद बच्चों माइनस होता है हमेशा टैक्स, उसके बाद हमेशा माइनस होता है डिविडेंड, और हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये आ जाता है प्रॉफिट हमारे पास बच्चों। अब सुनो, अगर मान लो आपके पास ये वाला प्रॉफिट गिवन है जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये वाला प्रॉफिट अगर आपको गिवन है तो बच्चों आपको इन तीनों चीजों को वापस प्लस करके क्या निकालना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। आपको ये तीनों चीजें वापस ऐड बैक करनी पड़ेगी। अब माइनस करते हुए आपका रैंकिंग क्या है? पहले इंटरेस्ट, दूसरे नंबर पे टैक्स, तीसरे नंबर पे डिविडेंड। तो बेटा रिवर्स बैक ऐड करते हुए पहला आप
एडिशन देंगे किसको, डिविडेंड को। दूसरा एडिशन आप दोगे किसको, टैक्स को। तीसरा एडिशन आप देखो किसको, इंटरेस्ट को। यानी जिस ऑर्डर में माइनस हुआ था रिवर्स ऑर्डर में बेटा प्लस होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए मैं एक स्टेयर से नीचे उतर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले जो सीढ़ी आएगी, फिर उसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। जब मैं वापस चढ़ रहा हूंगा तो लास्ट स्टेप मेरा फर्स्ट होगा और सेकंड स्टेप मेरा सेकंड लास्ट बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे स्टेयर्स आप उतर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप विल बी द लास्ट एंड द लास्ट विल बिकम द फर्स्ट। उसी ऑर्डर में यहां पर 1 2 3 के ऑर्डर में जो चीज लेस हुई थी 3 2 1 के ऑर्डर में वो चीज बच्चों ऐड होगी और आप यहां गिवन से इस नेट प्रॉफिट में पहुंचेंगे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। यहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है सर। नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जितना ये रेशो हाइयर होगा, सर प्रॉफिट्स के बारे में बात हो रही है, बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा होगा। हायर द रेशो बेटर फॉर द बिजनेस कंसर्न, मींस दैट शोज द हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द बिजनेस। बस बच्चों कॉन्सेप्ट तो इतना ही था। आइए जरा प्रैक्टिस में बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 36 पे आ जाइए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। बच्चों आपके पास ये बैलेंस शीट है, देख सकते हैं आप लोग। इस बैलेंस शीट में आपको आरओआई निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों आपको यहां पर निकालना है। मैं यहीं सामने आपके यहीं पर इसी शीट पे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जी। ऊपर क्या लिखना बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर, किसके बिफोर सर, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिवाइड किससे करना बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड मल्टीप्लाई किससे करना बेटा, 100 से। पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड पे बात करते हैं बेटा। ढूंढो सर, शेयर कैपिटल रिजर्व लॉन्ग टर्म बोरोइंग ट्रेड पेबल, सर है ही नहीं, है ही नहीं सर। बेटा नीचे आ जाओ ना, नोट्स टू द अकाउंट्स पे आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख। सर कहीं बात बोल ही नहीं रहा कि इसमें से इंटरेस्ट कितना कटा है, टैक्स कितना कटा है, डिविडेंड कितना दिया है शेयर होल्डर्स को, सर कहीं बोल ही नहीं रहा। बेटा जरा दिमाग दौड़ाओ, इंटरेस्ट किस किस पे देते हो, सर डिबेंचर्स पे देते हैं, लोन पे देते हैं, बोलो यही इसी पे तो देते हैं, डिबेंचर्स और लोन्स पे देते हैं इंटरेस्ट हम। अब आपको डिबेंचर दे रखे हैं 10 लाख के, ये देखो आप ध्यान दो, 10 लाख के डिबेंचर के ऊपर 10% बेटा ब्याज कितना हो गया, 1 लाख। अब ये पे करने के बाद का प्रॉफिट है आपको कि सर ये कैसे मान ले हम कि पे करने के बाद का प्रॉफिट है। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट फॉर द ईयर कौन से अकाउंट से निकला होगा, सर पी एंड एल से निकला होगा ना। पी एंड एल की डेबिट साइड के अंदर बच्चों इंटरेस्ट माइनस करके ही प्रॉफिट निकलता है, यानी कि ये 1 लाख का प्रॉफिट माइनस होकर के ही 1 लाख का इंटरेस्ट, ये 1 लाख का इंटरेस्ट माइनस होकर के ही आपका 5 लाख का प्रॉफिट आया था। पर ये तो आफ्टर है ना, आफ्टर, इसके अंदर तो 1 लाख वापस प्लस करने पड़ेंगे, तो मेरा बिफोर कितना हो जाएगा, 6 लाख। आपको कि सर टैक्स तो प्लस नहीं कर रहे, आप डिविडेंड तो प्लस नहीं कर रहे, अभी तो आप कह रहे थे पहले इंटरेस्ट करता फिर टैक्स करता फिर डिविडेंड करता, तो जोड़ते समय पहले डिविडेंड जुड़ेगा फिर टैक्स जुड़ेगा फिर इंटरेस्ट जुड़ेगा। पर बेटा डिविडेंड के बारे में कोई बात बोलेगा तभी तो, टैक्स के बारे में कोई बात बोलेगा तभी तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं यहां पर, सर डिविडेंड की पेमेंट 0, टैक्स की पेमेंट 0, लेकिन आप इंटरेस्ट की पेमेंट 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब डिबेंचर्स गिवन है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो हो गया 1 लाख रुपया, तो जो चीज है बस उसी को प्लस करना है। डिविडेंड ऐड किया 0, टैक्स ऐड किया 0, इंटरेस्ट ऐड किया 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट हो गया कितना, 6 लाख। पहला काम तो डन। नीचे डिवाइड किससे करना है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मैंने आपको तीन मेथड्स बताए हैं। या तो आप शेयर होल्डर फंड के अंदर लॉन्ग टर्म बोराइंग्स और प्रोविजंस को ऐड ऑन कर दें। आओ जरा देखें क्या ये वाली चीज से हमारा काम होता है क्या, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। मेरे पास शेयर होल्डर फंड के अंदर 26 लाख रुपए है बच्चों, कैसे,
ये देखो आप, शेयर कैपिटल का 20 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 6 लाख, इन दोनों का सम करूंगा बेटा तभी तो शेयर होल्डर फंड आएगा। ये लो 26 लाख रुपए का बेटा मेरे पास आ गया शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेरे पास है, ये रही 10 लाख की, बेटा प्लस कर दो, प्लस 10 लाख कितना हो गया सर, ये इसमें प्लस कर देंगे तो 36 लाख, 36 लाख हो गया। बस यही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, और क्या है, यही बेटा आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। और अगर आपको लगता हो नहीं यार नहीं सर और तरीकों से बताओ, तो बेटा एक और बात बताई थी आपको, याद करो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ऐसे भी बननी चाहिए बात। तो नॉन करंट एसेट्स कितने की है सर, 26 लाख की है। करंट एसेट्स कितने की है सर जी, गिवन है हमें 25 लाख की है। करंट लाइबिलिटीज कितने की है सर, वो 15 लाख की। बेटा तब भी हिसाब किताब यही आएगा, आंसर आपका 36 लाख ही आना है, आप चेक करके देख सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई बेटा। नेट प्रॉफिट मेरे पास क्वेश्चन में था, कहां गया सर, अभी निकाला था 6 लाख। 36 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, रिटर्न आ गई है 16.67%। दिस इज बच्चों योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 16.67% की रिटर्न बच्चों आपके पास आ चुकी है। बोलो बच्चों, बात तो समझ आ गई होगी, कितना आसान सा टॉपिक है ना। और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और कौन सा कराऊं आपको मैं, 37 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जी, ऊपर रखना है नेट प्रॉफिट, सर अपने पास तो ग्रॉस है, तो बेटा आपको क्या दिक्कत है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कल क्या सिखाया था, कल क्या सिखाया था, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर लो ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, माइनस कर लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपका जीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनपी में। और अभी तक मैंने इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रखा बेटा, टैक्स भी माइनस नहीं कर रखा अभी तक, डिविडेंड भी माइनस नहीं कर रखा, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं माइनस ना करूं यहां से कुछ भी इन तीनों में से, तो मेरा ये वही प्रॉफिट आएगा जो मुझे चाहिए। आओ जरा देखते हैं आप, जीपी तो ये पड़ा है सर 1 लाख का। अच्छा जी, ऑफिस एंड एडम एक्सपेंसेस, ठीक है, ये बिजनेस का कौन सा खर्चा है बच्चों, हाँ जी जल्दी बताएंगे लिख के, कौन सा खर्चा बिजनेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फटाफट, इज इट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, इज इट ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तन्नू क्या कह रही है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग, क्या बात कर रहे बेटे, आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चे हो रहे हैं, ऑपरेटिंग। बेटा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा कौन सा बताया था, याद करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से थे, जिनका बिजनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोला था मैंने, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, डोनेशन चैरिटी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, ये सब खर्चे बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब खर्चे, ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। ये तो बेटा ऑपरेटिंग है, आप बिजनेस चला रहे हो तो ऑफिस एडम पे करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे करोगे, बेटा ये भी बच्चों ऑपरेटिंग है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये नॉन ऑपरेटिंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सा था, ऑपरेटिंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे किया गया इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। पर मुझे तो हर तरह का खर्चा माइनस करना है ना, मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या होता है। बाकी मुझे माइनस तो हर तरह का खर्चा करना है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों, इनकम्स भी दोनों जोड़नी है बेटा, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों। तो मैंने यहां पर ये देखा, ये इंटरेस्ट 8,000, इंटरेस्ट तो वैसे माइनस करोगे तो वापस एड बैक भी करना पड़ेगा, सोचो आप बेटा, इंटरेस्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो वापस एड बैक भी करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आते हैं बात अगली करते हैं। टैक्स 12,000 अगर माइनस करोगे तो वापस प्लस भी करना पड़ेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर कैसे कर रखा है उसको छोड़ो, मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। हमारे पास बिजनेस का प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है मेरे पास बिजनेस का 1 लाख रुपए आपके सामने। इस 1 लाख में से मेरे को इसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के मैंने 10,000 माइनस कर लिए।
मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 25,000 माइनस कर लिए। ये दोनों कौन से खर्चे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के 8,000 रुपए अगर इंटरेस्ट के माइनस कर लूं, टैक्स के 12,000 रुपए अगर माइनस कर लूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं कर लूं तो बेटा वापस ऐड भी तो करने पड़ेंगे ये दोनों खर्चे, क्योंकि आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड, बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट। बच्चों आपको ये चीजों से पहले चाहिए। तो इस इंटरेस्ट को और इस टैक्स को अगर आज माइनस कर लूं तो वापस ऐड बैक भी करना पड़ेगा। तो क्यों मैं माइनस करूं और फिर ऐड करूं? तो बेटा मैं इनको कंसीडर ही ना करूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूं, ये 10,000 और ये 25,000, 35,000 माइनस कर लूं तो बेटा मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 65,000 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। ये 65,000 का मेरा प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? ये बेटा वही प्रॉफिट है जो चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर। ना इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ है अभी तक, ना टैक्स माइनस हुआ है, डिविडेंड तो दे ही नहीं रखा था, तो माइनस तो दूर की बात है, डिविडेंड तो दे ही नहीं रखा था। 65,000 रुपए बेटा वो आ गया प्रॉफिट जो चाहिए था मेरे को बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। डिवाइड किससे करना बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे क्या? देखें, हाँ ये लो, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स में से सीएल माइनस कर दो, दोनों के सम में से, यानी 3 लाख प्लस 1.5 लाख 4.5 लाख, 4.5 लाख में से 1.25 माइनस कर लो, 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20% बच्चों आ गया है आपके पास ये रेशो का आंसर। कितना आसान है बेटा, आराम से हो जाता है काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना आसान है। ठीक है, चलिए आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 38 बच्चों करके जरा डन करो एक बार। देखिए सुनो मैं बताता हूं, देखो सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन में जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, ये देखो 4 लाख की इक्विटी कैपिटल, 160 की प्रेफरेंस कैपिटल, 50,000 के रिजर्व्स। ठीक है बच्चों, ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बच्चों ये सारा का सारा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, पर आप ध्यान दें शेयर होल्डर फंड के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स नहीं बच्चों, पी एंड एल का बैलेंस भी आता है। अगर फिक्टिशियस असेट्स हो तो वो माइनस भी होती है। अब यहां पर फिक्टिशियस असेट्स तो नहीं है, वो तो समझ में आ रही है बात, लेकिन यहां पर बच्चों पी एंड एल का बैलेंस तो दिख रहा है आपको। कहाँ है पी एंड एल का बैलेंस? है बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट देखो कहीं ना कहीं मिलेगा, ये रहा सर, ये रहा, ये रहा 2,04,000 रुपए। बच्चों ये नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये क्या है? 2,04,000 रुपए। ये आपका पी एंड एल का बैलेंस है, शेयर होल्डर फंड के अंदर पी एंड एल के बैलेंस को प्लस किया जाता है। तो ये रहा आपका करंट ईयर प्रॉफिट, यानी कि आपने इक्विटी कैपिटल ले ली, प्रेफरेंस कैपिटल ले ली, तो ये सम आया शेयर कैपिटल, प्लस साथ में आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लिए, प्लस साथ में आपने पी एंड एल ले लिया, ये बना आपका शेयर होल्डर फंड। और इसके अंदर ये रहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो बच्चों ये आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो थी बात एक। अब बात दूसरी समझें कि मेरे पास प्रॉफिट के पैसे हैं 2,04,000 रुपए इंटरेस्ट और टैक्स काटने के बाद, तो मुझे वापस डिविडेंड की बात ही नहीं है इसके अंदर, तो मुझे वापस प्लस करते हुए डिविडेंड तो जीरो बेटा। पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? पहले सर टैक्स, उसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो मैं पहुंच जाऊंगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड पर। डिविडेंड तो है ही नहीं ना, तो डिविडेंड क्या प्लस करूं? डिविडेंड जीरो है, डिविडेंड जीरो है, तो इसका मतलब पहले एड ऑन टैक्स करूं फिर एड ऑन इंटरेस्ट करूं। तो टैक्स के लिए वो क्या कह रहे हैं कि टैक्स आप 40% काट चुके हो, तो 40% टैक्स काटने के बाद आपका प्रॉफिट कितना है? 2,04,000 रुपए। तो मैंने कैसे समझा रखा था बच्चों, 40% टैक्स कटने के बाद का प्रॉफिट अगर अगर 2,04,000 है, तो असल में वो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा वो 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,04,000 रुपए। समझ में आ रही है बात आपको? तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा? डिवाइड बाय 60%, तो पूरा का पूरा 100% कितना हो जाएगा? इंटू 100%। इसका मतलब
इसका मतलब टैक्स से पहले का अमाउंट हो जाएगा 3,40,000 रुपए। बच्चों बात समझना, टैक्स से पहले का अमाउंट हो जाएगा 3,40,000 रुपए, जो कि 100% अमाउंट है, मतलब बिफोर टैक्स। अब मुझे इसके अंदर एड ऑन क्या करना है, और सर जी और इंटरेस्ट ऐड ऑन करना है। बच्चों इंटरेस्ट ढूंढ लो कितना है। इंटरेस्ट 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 सर इंटरेस्ट क्या था, ये लो, ये 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, यानी 1 लाख के ऊपर 15%, 1 लाख के ऊपर 15%, ये हो गया आपका 15,000 रुपए। तो 15,000 का इंटरेस्ट जोड़ दो बच्चों 20 इसके अंदर, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया मेरे पास 3,55,000 रुपए हो गया। तो ये आ गया अपॉन 9.5 लाख मल्टीप्लाई 100, 37.43% बच्चों मेरे पास है मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आसान। बस ध्यान रखना इस बात का, ये प्रॉफिट ऐड ऑन करने से आप भूल सकते हो बच्चों, ये ध्यान रखना, मैंने इसलिए इसको बोल्ड भी कर रखा है। ये प्रॉफिट ऐड करना मत भूल जाना बच्चों, क्योंकि ये P&L का बैलेंस शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। सो व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड यू हैव टू एड इट बैक। डन है बच्चों, ये था ये क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चों मैं। ए कंपनी हैज ए लोन ऑफ ₹20 लाख एज ए पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम पर एक कंपनी ने लोन ले रखा है जी 20 लाख का लॉन्ग टर्म लोन। द इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन इज 15%। कंपनी कहती है 15% ब्याज दे रही है उस पर। अच्छा ROI क्वेश्चन में गिवन है आपको 25%, हालांकि अभी तक तो हमें निकालना पड़ता था ROI, बेटा वो गिवन है। आओ जरा देखिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 39, एग्जाम्पल नंबर 39 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो, कि कंपनी का ROI 25% गिवन है। अब अगर ROI गिवन है हमें 25% का, तो ROI का फॉर्मूला क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अगर ये 25% गिवन है आपको, तो इसका मतलब 25/100 प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड का आपसी रिलेशनशिप है 25/100। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%, ठीक है। व्हाट इज द गेन टू द शेयर होल्डर ड्यू टू द लोन रेज्ड बाय द कंपनी। क्या बोल रहा है, गेन टू द शेयर होल्डर, गेन टू द शेयर होल्डर का मतलब है शेयर होल्डर को क्या मिला। शेयर होल्डर को क्या मिला भाई, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, शेयर होल्डर को सर जी डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड कैसे निकलेगा, पहले नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले किसको पेमेंट की जाती है, इंटरेस्ट की, फिर टैक्स की, फिर जो कुछ बचता है उसको बोलते हैं ये पेमेंट बची है किसके लिए, ये पेमेंट बची है डिविडेंड के लिए, ठीक है ना। वो कंपनी शेयर होल्डर में डिविडेंड के तौर पे बांट देती है। डन है, गेन टू द शेयर होल्डर। अब मुझे यही कैलकुलेशन करके दिखाना है। अब आप सुनो मेरी बात, देखो कंपनी का 20 लाख का लोन है बच्चों, शेयर होल्डर फंड के बारे में तो मुझे कोई बात बोली नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये लोन अपने आप में रिप्रेजेंट करता है what is the gain to the shareholder due to the loan raised by the company, okay, as a part of its capital employed, ठीक है। लोन मुझे दिखा है, बाकी शेयर होल्डर फंड कितने का है हमें नहीं पता, है ना। हमें तो बस कैपिटल एम्प्लॉयड के तौर पे लोन दिख रहा है बेटा यहाँ पे, तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास 20 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये लो जी 20 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये वाली फिगर आपको गिवन है। इसका सीधा सीधा 25% क्या है, नेट प्रॉफिट है, क्योंकि नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड का आपस में 25/100 का रिलेशनशिप है। इसका मतलब न्यूमिरेटर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कितना आ गया बच्चों, इसका 25%, 5 लाख रुपए आ गया। ये भी सही है, 5 लाख आ गया सर। अब इसमें से कंपनी ने इंटरेस्ट कितना पे करना है आप देखो, द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन लोन 15% देना है, तो 20 लाख का 15% कितना हो गया 3 लाख रुपए। कंपनी इसमें से इंटरेस्ट पे करेगी
3 लाख रुपए। कितना बचेगा पैसा? 2 लाख रुपए। फिर कंपनी क्या कह रही है, टैक्स कितना देना है? 40%। तो 2 लाख का यहां से ये लेस किया इंटरेस्ट, यहां से लेस करेंगे 40% टैक्स। तो कितना टैक्स माइनस करूं भाई? सर जी 80,000 रुपए। बेटे कितने पैसे बच गए? सर 1,20,000 रुपए। बेटा ये 1,20,000 रुपए किसके हैं? ये सर शेयर होल्डर्स के हैं। किस फॉर्म में? डिविडेंड। और यही तो गेन है फिर। किसका गेन? गेन टुवर्ड शेयर होल्डर्स। यही तो शेयर होल्डर्स का गेन है बच्चों। जो डिविडेंड के तौर पे 1,20,000 बचा है, ये सीधा सीधा किसको दे देगी कंपनी? ये शेयर होल्डर्स को दे देगी। इसका मतलब प्रॉफिट का वो एलिमेंट जो इंटरेस्ट और टैक्स कटने के बाद बचता है, वो एडिशनल जो अमाउंट बच गया, वो पूरा अमाउंट शेयर होल्डर्स का है। सो दिस इज द नेट गेन टू द शेयर होल्डर फॉर द अमाउंट 1,20,000 बोलो बच्चों, बात कुछ बनी? बेटा ये था हमारा इस चैप्टर का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। जब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो चल रही थी, ये उसका बिल्कुल आखिरी पार्ट है बेटा प्रॉफिट्स का, कि आप आरओआई किस तरह से निकालते हैं। और मेरी